एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और पिछले वीडियो से हम आगे अपनी प्रोसेस को बढ़ाएंगे आज। और पिछले वीडियो में हमने एडजेक्टिव के 8 टाइप्स तक डिस्कशन कर लिया था। आज जो है वो हम उसके 9th और 10th टाइप को जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हमारा एडजेक्टिव वाला जो टॉपिक है वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए, या बाद में करना चाहें तो बाद में कर सकते हैं जब वीडियो एंड हो तब। जिस तरह से मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो पॉट फिल हो जाता है, घड़ा भर जाता है एक एक बूंद से, वैसे आपके एक एक सब्सक्राइब से, एक एक लाइक से, आपके एक एक शेयर से जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक मैं पहुंच पाऊंगा। तो उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए आप। वो सेम रूल जो है वो अपनी स्टडी पे भी लागू होता है। थोड़ा थोड़ा करके स्लोली स्लोली यदि हमने फुल्ली अंडरस्टैंड करके चीजों को पढ़ा है तो वो जो थोड़ा थोड़ा हमने स्टडी किया है वो ही थोड़े दिन बाद में हमारे पास में ज्यादा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और हमारा जो नॉलेज है वो आप मतलब महसूस करते हैं, ये फील होता है आपको कि आपका नॉलेज जो है वो बूस्ट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और उसके बाद में हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी मतलब हाई हो जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाता है कि हम ज्यादा चीजों को भी एक साथ पढ़ पाते हैं और लर्निंग जो है वो बहुत ही इजी हो जाती है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा पढ़े लेकिन इफेक्टिव वे में पढ़े और मतलब उसको अंडरस्टैंड करके ही उसका पीछा छोड़े, तब जाकर हमारा जो ये प्रयास है, हमारी ये जो ट्राई है वो सक्सेसफुल होगी। तो चलिए, कर लिया होगा आपने अभी तक सब्सक्राइब और शेयर। अभी शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव के जो लास्ट 2 पार्ट्स हैं 9th और 10th, उसको देख लेते हैं एक बार। 9th इसका जो पार्ट है वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव और इनको हिंदी में बल विशेषण कहते हैं। अब बल से आप जानते हैं कि ताकत होता है, तो ताकत ये वाली ताकत से इनका कोई रिलेशन नहीं है। इनका रिलेशन है जब हम किसी वर्ड पर ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहते हैं, मतलब जोर देना चाहते हैं या उसके ऊपर प्रभाव डालना चाहते हैं इफेक्टिव वे में, या उस वर्ड को प्रेशराइज करके अपन किसी को बताना चाहते हैं, तब इन एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। हमारे पास में 2 है, एक ऑन है, एक वेरी है। अब वेरी का यूज जो है वो किस तरह के सेंटेंसेज में हम करें तब हमें ये पता चले कि वो जो वेरी है वो एक एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है। तो उसके लिए आप सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो देख सकते हैं, दिस इज द बुक आई वॉन्ट। अब इसको यदि हमें इसके अंदर ये वो पुस्तक है जो मैं चाहता हूं, मतलब खरीदना चाहता हूं या पढ़ना चाहता हूं, तो उस बुक के ऊपर यदि हमें एम्फेसाइज करना हो तो फिर हमें वेरी जो है वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। और ये जो वेरी है इस सेंटेंस में अब क्या कहलाएगा? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? अब इसका मीनिंग देखिए, दिस इज द वेरी बुक आई वॉन्ट, ये वही पुस्तक है जो मैं चाहता हूं। पहले क्या मीनिंग था? ये वो पुस्तक है, आई वांट, ये वो किताब है जिसको मैं चाहता हूं, मतलब नॉर्मल वे में कहा गया था। लेकिन जैसे ही हमने इसके अंदर वेरी को ऐड कर दिया, अब ये सेंटेंस ये हो गया है कि ये वही पुस्तक है जिसे मैं चाहता हूं। अब यहाँ पे इसका वेरी का अर्थ बहुत नहीं है, समझ रहे हैं ना मेरे बात को आप? यहाँ पे इस वेरी का मीनिंग जो है वो बहुत नहीं है। क्या है? उस बुक के ऊपर एम्फेसाइज करने का काम किया गया है कि उसको कैटेगराइज कर दिया गया है कि यही पुस्तक जो है वो मुझे चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंसेज में वेरी का यूज यदि होता है तो वेरी जो है वो फिर क्या हो जाता है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाता है, जिसको हिंदी में बल विशेषण कहा जाता है। ये जो पहला सेंटेंस है उसमें आप देखें, आई हैव सीन इट बाय माई ओन आईज। अब इसको नहीं लिखकर अपन माई आईज भी लिख सकते थे। मेरी आंखें, सबकी आंखें वो अपनी खुद की ही होती हैं, लेकिन
ऑन यानी क्या होता है, स्वयं का ही तो होता है जिसके ऊपर हमारा मतलब अधिकार हो, पोजीशन हो, वो ऑन होता है। लेकिन वो जो माई हमने लिखा उससे भी पता चल रहा है कि मेरी आंखें हैं। ऑन जो है वो भी लिखा, इसका मतलब वो भी मेरी आंखें है। तो ऑन इसके अंदर और ऐड क्यों किया गया है, क्योंकि इसके द्वारा इसके ऊपर प्रभाव डाला गया है, जोर दिया गया है, बलपूर्वक कहा गया है कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, मतलब जो देखने की जो क्रिया है उसको एम्फेसाइज करने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है। तो ऐसे वर्ड जो एम्फेसाइज करने के काम में आते हैं, मतलब किसी वर्ड या नाउन के ऊपर जोर देने के लिए या उसको कैटेगराइज या स्पेसिफाई करने के लिए काम में आते हैं, जिससे कि उनके ऊपर जो हम कहना चाहते हैं उसका फोर्स ज्यादा हो। फोर्सफुली जब हम किसी नाउन के बारे में कहते हैं तो ऐसे एडजेक्टिव जो है वो क्या कहलाते हैं, बल विशेषण या एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है। 10th एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, और इनको हम विस्मयवाचक विशेषण कह सकते हैं। विस्मयवाचक विशेषण। अब विस्मय का आप समझते हैं कि आश्चर्य ही होता है एक तरह का, मतलब ऐसा वंडर जिससे हमारा मुंह खुला खुला रह जाए, यकीन नहीं कर पाए, बिलीव नहीं हो हमें कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए फिर एक वर्ड को यूज किया जाता है, वो है व्हाट। अब आपने इसको बार बार देखा है व्हाट। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, और अभी हमने ये देखा कि ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में भी इसका नाम है। तो ओकेजनली क्या होता है कि व्हाट जो है वो एक डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। और डिफरेंट वे में कब यूज किया जाता है, जब ऐसी कोई घटना हो या हमने कुछ ऐसा देखा हो जो मतलब हमारी जो इमेजिनेशन है उससे बियॉन्ड हो, दूर हो, हमें बिलीव नहीं हो उस बात पे, तब इसका यूज किया जाता है। किसको एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सक्लेमेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी अचरज को या विस्मय को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है व्हाट का। जैसे आप सभी क्रिकेट तो देखते होंगे, जब भी ऐसा कोई मतलब प्लेयर शॉट लगाता है या कोई बॉलर जो है वो ऐसी गेंद करता है जो आज तक कभी किसी ने देखी नहीं हो, या वो गेंद डालना या वो शॉट प्ले करना मतलब इमेजिनेशन से बियॉन्ड हो, दूर हो, कि वैसा पहले कभी किसी ने देखा नहीं है कि इस तरह का शॉट खेला गया हो या इस तरह की डिलीवरी जो है वो डिलीवर की गई हो। तो फिर कमेंट्री से आवाज आती है व्हाट इज शॉट। अब व्हाट इज शॉट का मतलब कितना अच्छा शॉट खेला गया है, समझ रहे ना मेरे को, मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा है कि ये भी हो सकता। व्हाट एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। वो टैगलाइन आइडिया का जो एड आता था पहले, तब आता था, अब आता है या नहीं आता है वो तो मुझे पता नहीं। व्हाट एन आइडिया मतलब आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो और यदि उसको आपका जो आइडिया है वो पसंद आया और उसको बिलीव भी नहीं हो रहा है कि ऐसा तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं था, इसने बताया जो वो तो मैंने पहली बार सुना, तो फिर वो आपसे यही कहेगा व्हाट एन आइडिया सर। तो इस तरह से जो हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है वो विस्मय को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और वो व्हाट होता है ओकेजनली उसका यूज जो है वो हमें कभी कभी जो है वो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में कर लेते हैं। इसमें एस और एस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब सिंगुलर ही है, और ये एक ही है जो एक्सप्रेस करता है उस एडजेक्टिव के रूप में विस्मय को, अचरज को, आश्चर्य को, इसलिए इसको एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं। तो देवियर सुनो, इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के प्रकार होते हैं। एंड अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा वर्ब, जिसको हम अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा वर्ब, जो कि अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है वो 4th टॉपिक है। 3 हमने पढ़ लिए, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। अब पढ़ेंगे हम वर्ब के बारे में, और वर्ब को हिंदी में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्रिया कहते हैं। अब क्रिया आप जानते हैं 2 प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। यहाँ पे हम जो वर्ब पढ़ रहे हैं या जो क्रिया पढ़ रहे हैं वो होगी मेन वर्ब, MV1। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब को अलग से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देख लेते हैं। ए वर्ड और फ्रेज, एक शब्द या शब्द समूह। फ्रेज जो है वो क्या कहलाता है? शब्द समूह कहलाता है। शब्द समूह फ्रेज को कहते हैं, ठीक है, शब्दों का ग्रुप, ए वर्ड ऑफ ग्रुप, उसको फ्रेज कहते हैं। तो ए वर्ड और फ्रेज एक शब्द या शब्दों का समूह दैट जो इंडिकेट्स, इंगित करता है या संकेत करता है, एन एक्शन, एक कार्य को, और ए स्टेट या फिर एक स्थिति को। शब्दों का समूह या शब्द जो कि एक कार्य या स्थिति को इंडिकेट करता हो, इंगित करता हो, इजे वर्ब, वो एक क्रिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये जो है उसको आप केवल वर्ब भी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मेन वर्ब, इसको हम कहेंगे मुख्य क्रिया। क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया। ये जो है वो क्या कहलाती है? क्रिया। तो एक शब्द, ए वर्ड और फ्रेज दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और ए स्टेट इज ए वर्ब। अब गोइंग जो है वो जाना, एक प्रोसेस या एक्शन हो रहा है जाने को, और इसको इंडिकेट करने के लिए जो वर्ड है वो क्या कहलाता है? वर्ब या मेन वर्ब कहलाता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ये इसका एग्जाम्पल। अब जो है वो इसके प्रकार कितने होते हैं, मतलब वर्ब जो है वो कितने प्रकार की होती है, काइंड्स ऑफ वर्ब। तो वर्ब को मतलब अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो ये डिवाइडेशन है लेक्सिकल, ऑर्डिनरी और मेन वर्ब्स, तीनों एक ही नाम है। तो अपन सिंपली जो पढ़ते हैं वो मेन वर्ब को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मुख्य क्रिया जो है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अब दोनों पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स और एक इररेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं रेगुलर मेन वर्ब और इररेगुलर मेन वर्ब। अब कौन कौन सी होती है रेगुलर और इररेगुलर? ऐसी वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसमें ईडी जोड़ के बनाते हैं, मतलब जैसे प्ले है हमारे पास, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। प्ले यानी जो खेलना है, ये एक मेन वर्ब है। जिस हिंदी के शब्द के बाद में ना लगा हुआ हो वो एक मेन वर्ब होती है। तो प्ले यानी खेलना, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म। इसकी जो सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है प्ले, ये इसकी क्या है? सेकंड फॉर्म। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है? प्लेड। तो ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी जुड़ के, ईडी को ऐड करके, ये इसमें ईडी जुड़ा है तब सेकंड फॉर्म बनी है, इसमें ईडी जुड़ा है तब ये थर्ड फॉर्म बनी है। मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। जब दोनों में ईडी जुड़ेगा तो वो क्या होगा? सेम होंगी सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म या तो सेम होती है या दोनों के अंदर ही ईडी ऐड किया जाता है, वो वर्ब्स जो है वो क्या कहलाती है? रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स कहलाती है, या रेगुलर मेन वर्ब कहलाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको? ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी ऐड करके बनाई जाती है या वो होती है, वो वर्ब रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स कहलाती है। इरेगुलर कौन सी होती है? जिनकी ऐसी वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, उनको हम इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल ले, ईट, ईट यानी होता है खाना, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म। फिर जैसे इसकी सेकंड फॉर्म बनाते हैं अपन तो होता है एट,
ठीक है। और जैसे इसकी थर्ड फॉर्म अपन बनाते हैं तो बन जाती है ईटन। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म, ये इसकी थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म एट है, थर्ड फॉर्म ईटन है। तो मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो इस प्रकार की जो वर्ब्स होती है वो इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स कहलाती। तो मेन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब या लेक्सिकल वर्ब्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक रेगुलर होती है, एक इरेगुलर होती है। रेगुलर ऐसी वर्ब्स होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, या फिर सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ऐड करके उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। और इरेगुलर वो होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये इसके दो प्रकार के काइंड्स है, मेन वर्ब्स, ऑर्डिनरी वर्ब या लेक्सिकल वर्ब्स के। इसके आगे का जो है वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन वेट एंड वॉच। इसको आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए और बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। अब जो है वो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा विद्यार्थियों के पास ये वीडियो पहुंचेगा और उतना ही ज्यादा विद्यार्थियों को बेनिफिट होगा। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। हंसना भी एक अपने आप में एक थेरेपी है। जैसे आपने कीमियोथेरेपी, कई कई थेरेपीज का नाम सुना होगा। हंसना अपने आप में एक थेरेपी है। टॉप टू बॉटम हर एक जो अपनी मांसपेशी है पूरे शरीर में, यदि आप एक बार खुल के हंसते हैं तो पूरी बॉडी की एक साथ एक्सरसाइज होती है। तो खुल के हंस लिया करो कभी कभी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।